इसका मतलब है कि हमें अंदर से चेक किया जा रहा था। फिर तो उन्हें मालूम हो जाना चाहिए था कि तुमने बाहर से अंदर बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर किए हैं। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि जब तक हम मखसूस रेंज में ना आते होंगे वो चेक ना कर सकते होंगे और गैस का उन्हें ख्याल ही ना आया होगा, सफदर ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इमरान उस कमरे में दाखिल हुआ जहां मशीनें मौजूद थी, लेकिन अब उन सबको फायरिंग करके तबाह कर दिया गया था। कैप्टन शकील वहां मौजूद था। एक तरफ एक मुस्ततिल शक्ल की मशीन मेज पर रखी हुई थी और उसके सामने बाजुओं वाली कुर्सी पर बटन पड़ा था। उस मुस्ततिल शक्ल की मशीन को भी फायरिंग करके तबाह कर दिया गया था। इसे यहाँ से उठाकर ऊपर ले चलो और रस्सी वगैरह तलाश करके इसे बांध दो, इमरान ने कहा तो सफदर ने आगे बढ़कर उस बटन को उठाकर कंधे पर लादा और फिर वो सब उस कमरे से बाहर आ गए। बाकी अफराद को ऑफ कर दो, इमरान ने कहा तो तनवीर तेजी से एक और कमरे की तरफ बढ़ गया। बड़े कमरे में आकर सफदर ने बटन को एक कुर्सी पर डाला, जबकि इस दौरान वुडसन रस्सी का एक गुच्छा उठाए उस बड़े कमरे में दाखिल हुआ। वो शायद रस्सी तलाश करने चला गया था। फिर सफदर ने वुडसन की मदद से बटन को कुर्सी के साथ रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया। एंटी गैस भी है या नहीं, इमरान ने जो इस दौरान कुर्सी पर बैठ चुका था मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ मौजूद है, सफदर ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, उसका ढक्कन हटाया और शीशी का दहाना बटन की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसने शीशे को जेब में डाल लिया। इस दौरान जूलिया इमरान के साथ दूसरी कुर्सी पर बैठ चुकी थी, जबकि जॉर्डन और वुडसन इमरान की कुर्सी के पीछे खड़े थे। सफदर, तुम बाकी साथियों को लेकर यहाँ की मुकम्मल तलाशी लो, शायद कोई खास बात सामने आ जाए, इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ बाहर चला गया, जबकि तनवीर और कैप्टन शकील पहले ही बाहर थे। थोड़ी देर बाद उस आदमी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे और उसने कराते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदे होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया था। ये क्या मतलब? तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आ गए? ये मुझे क्यों बांध रखा है? बार्टन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर यकलत मौत की सी जर्दी फैल गई थी। ओ इमरान, लेकिन तुम अंदर कैसे आ गए और जिंदा कैसे नजर आ रहे हो? बार्टन ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। हमने पहले बाहर से बेहोश कर देने वाली गैस अंदर फायर की और फिर अंदर आ गए, इमरान ने जवाब दिया। नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम जिंदा सलामत अंदर दाखिल हो जाओ? नहीं, चार दीवारी के ऊपर तो CLD गैस 20 फीट की हद तक मौजूद है और दीवारों और फाटक में हाई पावर का करंट दौड़ रहा है। चाहे अंदर कैसे भी हालात हो, तुम तो किसी भी सूरत जिंदा अंदर नहीं आ सकते थे। बार्टन की हालत वाकई शिद्दत से खासी खराब नजर आ रही थी। हम गटर के रास्ते अंदर आए हैं और फिर हमने तुम्हारी मशीनरी तबाह कर दी। इस तरह हम जिंदा सलामत तुम्हारे सामने मौजूद हैं, इमरान ने कहा तो बार्टन इस तरह तेजी से आंखें टपकाने लगा जैसे उसकी आंखों में किसी ने रेत डाल दी हो। गटर के रास्ते, गटर कह रहे हो? क्या मतलब? बार्टन की हालत देखने वाली हो रही थी। हम बाहर से गटर में दाखिल हुए और गटर के किनारों पर चलते हुए अंदर वाले रास्ते में पहुंच गए। वहां लोहे की सीढ़ियां मौजूद थी। हम ऊपर चढ़े, फिर ढक्कन उठाकर बगैर किसी गैस और इलेक्ट्रिक करंट का शिकार हुए वुड हाउस के अंदर पहुंच गए। तुमने बाहर से आने वालों को रोकने के लिए मशीनें लगा रखी थी। अंदर वालों के लिए तो कोई मसला न था। तुम और तुम्हारे आदमी पहले ही गैस से बेहोश पड़े हुए थे। हमने मशीनें तबाह कर दी और साथ ही तुम्हारे आदमियों को हलाक कर दिया और तुम्हें मशीन रूम से उठाकर यहाँ ले आए और रस्सियों से बांधकर अब तुम्हें होश में लाया गया है, इमरान ने बड़े मासूम से अंदाज में तफसील बताते हुए कहा। ओ, ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो कभी ख्याल ही ना आया था। ओ, वाकई ऐसा मुमकिन था। बहरहाल अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो तुम आ ही गए हो, लेकिन अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? बार्टन ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुमने एंडर्स और उसके ग्रुप को हमारे खिलाफ पॉइंट 6 पर मिसाइल गनों समेत ला खड़ा किया था और अब पूछ रहे हो कि हम तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने क्या कह रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बार्टन ने कहा। वुडसन, इमरान ने गर्दन मोड़कर अपने सियाफाम साथी वुडसन की तरफ देखते हुए कहा। यस, वुडसन ने जवाब दिया। इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ओके सर, वुडसन ने कहा और उसके साथ ही वो बड़े जारहाना अंदाज में बार्टन की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, मेरी आंख मत निकालो, रुक जाओ, मैं बताता हूँ, बार्टन ने खौफजदा होते हुए कहा। इसके करीब खड़े हो जाओ वुडसन,
जैसे ही मैं इशारा करूं इसकी एक आंख निकाल देना। इमरान ने कहा। यस सर, वुडसन ने कहा। सुनो बार्टन, अब तक तुमसे नर्म अंदाज में तफसीली गुफ्तगू इसलिए की जा रही थी कि तुम ज़हनी तौर पर संभल जाओ। अब तुम ज़हनी तौर पर संभल गए हो, इसलिए अब अगर तुमने हमारी बातों का गलत जवाब दिया तो मुझे फौरन मालूम हो जाएगा और फिर पहले तुम्हारी आंख निकाली जाएगी, फिर नाक और कान काटे जाएंगे, फिर बाजू की हड्डियां तोड़ी जाएंगी और आखिर में टांगों की हड्डियां। और ये दोनों सियाफाम देव इस काम में माहिर है। तुम एक छोटे से मेंढक हो, इसलिए हाथियों की लड़ाई के बीच मत आओ। तुम एक बार मुझे नकली फिल्म देकर धोखा दे चुके हो, अब दूसरी बार धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारे जिस्म से रूह बाद में निकलेगी, पहले तुम्हारा खौफनाक हशर होगा। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम क्या चाहते हो? बार्टन ने कहा। हमें अपने साथ डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर ले चलो और बस। इमरान ने कहा। मैं हेडक्वार्टर के बारे में नहीं जानता और न मैं कभी हेडक्वार्टर गया हूँ, बार्टन ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। वुडसन, इमरान ने कहा तो दूसरे लम्हे कमरा बार्टन के हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा। वुडसन ने इंतहाई फुर्ती से एक हाथ उसके सर पर रखा और फिर इससे पहले कि बार्टन कुछ कहता उसने अपनी उंगली उसकी आंख में किसी नेज़े की तरह मार दी और कमरा बार्टन के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। वुडसन ने अपनी उंगली को बार्टन के लिबास से साफ किया, जबकि बार्टन इंतहाई तकलीफ की वजह से दाएं बाएं सर बुरी तरह पटक रहा था। तुम्हारे पास खंजर है तो उसे निकाल लो और अब अगर ये दोबारा झूठ बोले तो उसकी नाक जड़ से काट देना, इमरान ने कहा। यस सर, वुडसन ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने जेब से एक तेज धार खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। मैं बताता हूँ, मुझे मत मारो, तुम बहुत जालिम हो, बार्टन ने रुक रुक कर कहा। आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसके बाद वुडसन का खंजर हरकत में आ जाएगा। ये बताओ कि कर्नल रिचर्डसन से तुम्हारा राब्ता कैसे होता है? इमरान ने पूछा। ट्रांसमीटर के जरिए, बार्टन ने जवाब दिया। कहाँ है ट्रांसमीटर? इमरान ने कहा तो बार्टन ने मशीन रूम की एक अलमारी के बारे में बता दिया। जॉर्डन जाकर ट्रांसमीटर ले आओ, इमरान ने दूसरे सियाफाम से कहा तो जॉर्डन सर हिलाता हुआ तेजी से मुड़ा और उस कमरे से बाहर चला गया। क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी? इमरान ने कहा तो बार्टन ने फ्रीक्वेंसी बता दी। थोड़ी देर बाद जॉर्डन एक चौड़ा लेकिन जदीद साख्त का ट्रांसमीटर उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रांसमीटर इमरान के हाथ में दे दिया। क्या कर्नल रिचर्डसन जानता है कि तुमने हमें हलाक करने के लिए एंडर्स ग्रुप हायर किया था? इमरान ने पूछा। हाँ, बार्टन ने जवाब दिया। ओके, तुम कर्नल रिचर्डसन को बताओ कि एंडर्स और उसके साथियों ने पाकिस्तानियों पर हमला किया और पाकिस्तानी हलाक हो गए, लेकिन मुकाबले में एंडर्स के साथी भी हलाक हो गए हैं और सिर्फ एंडर्स बचा है, लेकिन पाकिस्तानियों की लाशें वो वहां से उठा लाया है, इमरान ने बार्टन से कहा। लेकिन अगर उसने लाशें तलब कर ली तो फिर? बार्टन ने होंठ चबाते हुए कहा। बेफिक्र रहो, हम कर्नल रिचर्डसन से मुलाकात के लिए लाशों में तब्दील हो जाएंगे, इमरान ने कहा। ओके, ठीक है, जैसा तुम कहो, अब मैं क्या कह सकता हूँ? बार्टन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो इमरान ने ट्रांसमीटर पर वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जो बार्टन ने बताई थी और फिर उसने ट्रांसमीटर जॉर्डन की तरफ बढ़ा दी। जॉर्डन ट्रांसमीटर उठाए कुर्सी पर बंधे बैठे बार्टन के पास पहुंच गया और उसने उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, बार्टन कॉलिंग, ओवर। बार्टन बार बार कॉल देने लगा। यस, कर्नल रिचर्डसन अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से कर्नल रिचर्डसन की आवाज सुनाई दी। खुशखबरी चीफ, पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक कर दिया गया है, ओवर। बार्टन ने कहा। क्या कह रहे हो? क्या वाकई? ओवर। दूसरी तरफ से यकीन न आने वाले लहजे में कहा गया। यस चीफ, उनकी लाशें यहाँ वुड हाउस में मेरे सामने पड़ी हुई हैं। उनकी तादाद 7 है, एक औरत और 6 मर्द। उनमें 2 मकामी देवहिकल हबशी भी हैं, ओवर। बार्टन ने कहा। ओ, पूरी तफसील बताओ, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। चीफ, उन लोगों की पॉइंट 6 से जैसे ही रवानगी हुई हमें उनकी जीप और उन सब के बारे में मुकम्मल तफसीलात मिल गई थी। मैंने यहाँ के एक मारूफ गुंडे एंडर्स को कॉल करके उसे कहा कि वो अपने ग्रुप समेत करास्का से बाहर रास्ते पर पैक्टिंग करे और जैसे ही जीप वहाँ पहुंचे उन पर मिसाइल फायर कर दिए जाएं। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन ये लोग सड़क के रास्ते से ना आए बल्कि एक और रास्ते से अंदर दाखिल हुए, लेकिन एंडर्स को उनके बारे में इत्तला मिल गई। चुनांचे एंडर्स ने अपने ग्रुप समेत अचानक उन पर फायर खोल दिया। उन्होंने मुकाबला किया। एंडर्स के 10 अफराद हलाक हो गए, लेकिन वो उन 7 अफराद को हलाक करने में भी कामयाब हो गए और फिर वो अपने आदमियों के साथ साथ उन लोगों की लाशें भी उठा लाया और ये लाशें इस वक्त मेरे सामने पड़ी हुई हैं, ओवर। बार्टन ने कहा। तुम कहाँ से कॉल कर रहे हो, ओवर? कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। अपने खास अड्डे वुड हाउस से,
ऊपर बार्टन ने कहा, क्या ये असल चेहरों में है या मेकअप में है? ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। मकामी मेकअप में है ये लोग चीफ, ओवर, बार्टन ने जवाब दिया। तुम उनके चेहरे वॉश कराकर उन्हें कार में डालकर ग्रीनफील्ड जंगल के सुर्ख पत्तों वाले दरख्तों की झुंड में लाकर छोड़ जाओ। वहां से मेरे आदमी उन्हें उठा लेंगे। मैं एक बार खुद उनकी लाशें देखना चाहता हूँ, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, लेकिन आप अपना वादा नहीं भूलेंगे, ओवर, बार्टन ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, तुमसे जो वादा किया गया है वो हर सूरत में पूरा होगा, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। थैंक यू चीफ, बार्टन ने कहा। और सुनो, ट्रांसमीटर साथ ले आना। सुर्ख पत्तों वाले दरख्तों के पास कार छोड़कर तुमने मुझे कॉल करके बताना है और फिर तुम वापस चले जाओगे, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस जी, हुक्म की तामील होगी, ओवर, बार्टन ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही जॉर्डन ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और पीछे हटकर इमरान के करीब खड़ा हो गया। यहाँ कोई कार मौजूद है? इमरान ने बार्टन से पूछा। हाँ, बार्टन ने जवाब दिया। जॉर्डन, बार्टन की रस्सियां खोल दो, ये हमारे साथ जाएगा और हमें वहां छोड़कर वापस आ जाएगा। और सुनो बार्टन, मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक और मौका दे रहा हूँ। तुम हमारे साथ वहां जाओगे और जहां कर्नल रिचर्डसन ने कहा है वहां कार रोककर उसे इत्तला दोगे और फिर तुम वापस आ जाओगे। फिर हम जाने कर्नल रिचर्डसन, इमरान ने कहा। लेकिन मैं कैसे वापस आऊंगा? बार्टन ने कहा। अरे हाँ, एक जीप भी साथ ले लेते हैं। जीप तो तुम्हारे पास होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ है, बार्टन ने कहा तो इमरान के इशारे पर वुडसन ने आगे बढ़कर हाथ में पकड़े हुए खंजर से उसकी रस्सियां काट दी। शुक्रिया, बार्टन ने मसरत भरे लहजे में कहा। इमरान उठकर खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और फिर वो सब उस बड़े कमरे से बाहर आ गए। बाहर इमरान के साथी मौजूद थे। वो बार्टन को इस तरह साथ आते देखकर हैरान हो गए। क्या हुआ? सफदर ने कहा और इमरान ने उसे मुख्तसर तौर पर सारी बात बता दी। लेकिन तुमने इसे साथ क्यों ले लिया है? तुम इसकी आवाज और लहजे में भी तो बात कर सकते थे, जूलिया ने कहा। हमें जंगल में सुर्ख पत्तों वाले दरख्तों के स्पॉट का इल्म नहीं है जिसके बारे में कर्नल रिचर्डसन ने कहा है, और यकीनन उसने वहां निगरानी का कोई बंदोबस्त कर रखा होगा। इसलिए जब ये हमें वहां छोड़कर जीप में वापस आएगा तो निगरानी करने वाले मुतमईन होकर बाहर आ जाएंगे, इमरान ने कहा। लेकिन सफदर ने कुछ कहना चाहा। बस ठीक है, बाकी बातें बाद में होगी। तनवीर, तुम जीप निकालो, जीप की ड्राइविंग सीट तुम संभालोगे, जबकि तुम उगबी सीट पर सफदर और बार्टन साइड सीट पर बैठेगा। बाकी हम सब कार में होंगे। जीप आगे और कार उसके पीछे चलेगी। इमरान ने हाथ उठाकर सफदर को मजीद बात करने से रोकते हुए कहा। लेकिन जाहिर है कार की ड्राइविंग सीट पर तुम होगे और वो लोग दूर से तुम्हें चेक कर लेंगे, जूलिया ने कहा। मैं नहीं, जॉर्डन कार ड्राइव करेगा। हम सब मकामी मेकअप में हैं, इसलिए जॉर्डन बार्टन का साथी होगा और वो सुर्ख पत्तों के दरख्तों वाले स्पॉट से कार रोककर बार्टन के साथ जीप में सवार होकर वापस आ जाएगा, जबकि हम कार के फर्श पर लाशों के रूप में मौजूद होंगे। फिर जॉर्डन बार्टन का खात्मा करके जीप के बगैर वापस वहां पहुंच जाएगा, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, अगर वाकई निगरानी हो रही होगी तो तनवीर और मैं जीप से उतरकर कार में दाखिल होते हुए चेक कर लिए जाएंगे। इस तरह सारा खेल बिगड़ जाएगा, सफदर ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। तो बताओ कि ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है, इमरान ने कहा। बार्टन इस दौरान जॉर्डन और वुडसन के साथ एक और कमरे में चला गया था ताकि वो उसकी आंख की मरहम पट्टी कर सके। इमरान ने जॉर्डन और वुडसन को उसके साथ भिजवा दिया था। जीप को रहने दे और बार्टन को कार में ही बिठा दे, वो पैदल वापस आ सकता है, सफदर ने कहा। नहीं, इस तरह कर्नल रिचर्डसन और उसके साथी मशकूक हो सकते हैं, क्योंकि ये बात तय है कि कोई आदमी पैदल वहां से वापस नहीं आ सकता। इसलिए जीप तो बहरहाल ले जाना होगी। अलबत्ता ये हो सकता है कि कार और जीप को इस तरह आड़ में खड़ी करे कि जॉर्डन जब कार से उतरकर जीप में जाए तो तनवीर और सफदर आड़ लेकर जीप से कार में उगबी तरफ से दाखिल हो जाए। वो चला जाएगा और फिर आगे कार्रवाई मुकम्मल होगी, इमरान ने कहा। चलो ऐसे ही सही, सफदर ने कहा और फिर सबने और कोई चारेकार न देखते हुए इस तजवीज़ की हिमायत कर दी। थोड़ी देर तक वो अपनी प्लानिंग पर डिस्कस करते रहे और फिर वो सब जाने के लिए तैयार हो गए। उनके चेहरों पर अज़्म था। कर्नल रिचर्डसन ने ट्रांसमीटर ऑफ करके रखा तो उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। फिर कुछ सोचकर उसने साथ पड़ा हुआ एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर उठाया और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कर्नल रिचर्डसन कॉलिंग, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, जॉन बर्क अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक भारी आवाज सुनाई दी।
जॉन बर्ग, मेरे पास में आओ, एक अहम बात करनी है। ओवर। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल रिचर्डसन ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे वापस रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। आओ बैठो जॉन बर्ग, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, हुकुम। जॉन बर्ग ने संजीदा लहजे में कहा। बार्टन ने इंतहाई अहम लेकिन अजीब इत्तला दी है। कर्नल रिचर्डसन ने उलझे हुए लहजे में कहा। ऐसी क्या इत्तला है चीफ कि जिसकी वजह से आप उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं? जॉन बर्ग ने कहा तो कर्नल रिचर्डसन ने एक तवील सांस लेते हुए बार्टन के साथ होने वाले तमाम बातचीत दोहरा दी। ओ चीफ, ये तो वाकई इंतहाई अहम और शानदार इत्तला है, लेकिन आप क्यों इसे अजीब कह रहे हैं और इस कदर उलझे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको बार्टन की बातों पर यकीन नहीं है? जॉन बर्ग ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वाकई इस इत्तला पर यकीन नहीं आया, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। तो जॉन बर्ग बेख्तियार उछल पड़ा। ओ क्यों चीफ, क्या ये पाकिस्तानी हलाक नहीं हो सकते? जॉन बर्ग ने कहा। वो इंसान हैं और हलाक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह बार्टन ने बताया है कि वो एक गुंडे और उसके साथियों के हाथों हलाक हुए हैं, ये बात मेरे हलक से नहीं उतर रही, क्योंकि वो दुनिया के खतरनाक तरीन और इंतहाई शातिर एजेंट है। ऐसे एजेंट कि जिनको हलाक करने की हसरत लिए अब तक सैकड़ों एजेंट मौत की आगोश में जा चुके हैं और बेशुमार एजेंसियां तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। तो अगर ये गुंडे उन पर बेखबरी के आलम में अचानक हमला कर देते तो दूसरी बात थी, लेकिन इस तरह बाकायदा मुकाबले में ये लोग उनके हाथों हलाक नहीं हो सकते। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। ओ, फिर बार्टन ने क्यों ऐसी इत्तला दी है? इसकी वजह, जॉन बर्ग ने कहा। हो सकता है कि उन्होंने बार्टन पर काबू पा लिया हो। वो पहले भी बार्टन को काबू में कर चुके हैं। मुमकिन है कि वो फिर उनके काबू में आ गया हो और इमरान ने उसे मजबूर करके उससे कॉल कराई हो ताकि हम मुतमईन हो जाए और वो अचानक हमारे सरों पर पहुंच जाए। कर्नल रिचर्डसन ने जवाब देते हुए कहा। ओ फिर तो वाकई ये खतरनाक सूरत हाल है। फिर अब आपने क्या प्लान बनाया है? जॉन बर्ग ने कहा। मैंने जानबूझकर उसे सुर्ख पत्तों वाले दरख्तों वाले स्पॉट पर पहुंचने का कहा है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथियों समेत मिसाइल गनें लेकर वहां पहुंच जाओ और DDF से उनकी निगरानी करो। जैसे ही वो वहां पहुंचे उन पर मिसाइल फायर कर दो। इस तरह अगर उनकी लाशें भी होंगी तब भी वो खत्म हो जाएंगे, और अगर वो जिंदा अंदर मौजूद होंगे तो फिर भी हलाक हो जाएंगे। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। फिर मुझे ये स्पॉट छोड़ना पड़ेगा। जॉन बर्ग ने कहा। तुम एक आदमी को साथ लेकर चले जाओ, बाकी दो यहाँ रह जाएंगे। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। ठीक है चीफ, जैसे आपका हुक्म, जॉन बर्ग ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अपने साथ ट्रांसमीटर जरूर ले जाना और मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहना, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, हमें फौरी रवाना होना पड़ेगा ताकि उनके पहुंचने से पहले हम वहां मुनासिब जगह का इंतखाब कर सके, जॉन बर्ग ने कहा। और कर्नल रिचर्डसन ने इस्बात में सर हिला दिया और जॉन बर्ग मुड़कर कैबिन से बाहर चला गया और कर्नल रिचर्डसन ने एक तवील सांस लेकर कुर्सी की पुश से सर टिका दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद ही ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज सुनाई दी तो कर्नल रिचर्डसन ने झपट कर ट्रांसमीटर उठाया और उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, बार्टन कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर से बार्टन की आवाज सुनाई दी तो कर्नल रिचर्डसन बेख्तियार चौंक पड़ा। यस, कर्नल रिचर्डसन अटेंडिंग यू। कहां से बोल रहे हो बार्टन? ओवर। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। सुर्ख पत्ते वाले दरख्तों के पास से चीफ, मैं लाशें कार में छोड़कर वापस जीप में जा रहा हूँ। आप लाशें उठवा ले, इनके मेकअप भी साफ कर दिए गए हैं। ओवर। बार्टन ने कहा। ओके ठीक है, तुम जा सकते हो। ओवर। कर्नल रिचर्डसन ने कहा तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया गया तो कर्नल रिचर्डसन ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या हुआ? जॉन बर्ग वहां क्यों नहीं पहुंचा? कर्नल रिचर्डसन ने ट्रांसमीटर रखकर होंठ चबाते हुए कहा, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही ट्रांसमीटर से एक बार फिर कॉल आना शुरू हो गई तो कर्नल रिचर्डसन ने एक बार फिर तेजी से ट्रांसमीटर उठाकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, जॉन बर्ग कॉलिंग, हेलो ओवर। जॉन बर्ग की आवाज सुनाई दी। यस, कर्नल रिचर्डसन अटेंडिंग यू। क्या रिपोर्ट है? ओवर। कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। कर्नल रिचर्डसन, हम दोनों अभी यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ एक कार हमारे सामने आकर रुकी है। एक जीप मुड़कर जा रही थी। हमारे एडजस्ट होने तक जीप जंगल में गायब हो गई, जबकि हमने कार पर मिसाइल फायर करके कार के पुरखच्चे उड़ा दिए हैं। फिर हमने चेकिंग की तो उसमें वाकई 4 पाकिस्तानी अफराद, एक सुइज नजात औरत और 2 मकामी सियाफाम आदमियों की लाशों के टुकड़े मिले हैं। ओवर। जॉन बर्ग ने कहा। गुड शो,
इसका मतलब है कि मेरा खदशा गलत था। बार्टन इमरान और उसके साथियों की लाशें ही लाया था। जीप में वापस जाने वाला बार्टन ही था। तुम लाशों को वहीं छोड़कर वापस आ जाओ। अब मैं मुतमईन हूँ कि ये खतरनाक लोग वाकई खत्म हो गए हैं। ओवर। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, क्या इन लाशों को भी साथ ले आए? ओवर। जॉन बर्ग ने कहा, किस तरह ले आओगे? ओवर। कर्नल रिचर्डसन ने पूछा, मैं जीप साथ लाया हूँ, जीप में डालकर इनकी लाशों के टुकड़े लाए जा सकते हैं। ओवर। जॉन बर्ग ने कहा, ओके, अगर उनके चेहरे सलामत है तो ले आओ, मैं भी एक बार उन्हें देखकर तसल्ली करना चाहता हूँ। ओवर। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, ओके चीफ। ओवर। जॉन बर्ग ने जवाब दिया, जल्दी वापस पहुंचो और सीधे मेरे पास में आओ। ओवर एंड ऑल। कर्नल रिचर्डसन ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे मेज पर रख दिया। उसके चेहरे पर इंतहाई मसरत के तासुरात उभर आए थे। अभी कर्नल रिचर्डसन को जानी ब्रुक से बात किए 4-5 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक कैबिन के बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और कर्नल रिचर्डसन बेख्तियार चौंक पड़ा। वो बिजली की से तेजी से उठकर साइड पर हो गया और उसने जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। चीफ, चीफ मैं करास्की हूँ। बाहर से कर्नल रिचर्डसन को अपने एक साथी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही कैबिन का दरवाजा एक धमाके से खुला और एक वर्जिशी जिस्म का नौजवान बड़े मुतहइश से अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें फटी हुई दिखाई दे रही थी, जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो और उससे बचने के लिए वो बुरी तरह से भागता हुआ आया हो। क्या हुआ है तुम्हें करास्की? कर्नल रिचर्डसन ने वापस अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहा, चीफ, वो जॉन बर्ग और उसका साथी जैकी दोनों हलाक हो चुके हैं। आने वाले नौजवान ने कहा तो कर्नल रिचर्डसन इस तरह उछला जैसे उसके पैरों तले अचानक खौफनाक बम फट पड़ा हो। उसकी आंखें पहलती चली गई। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अभी 5 मिनट पहले मेरी बात हुई है जॉन बर्ग से ट्रांसमीटर पर और तुम ये बकवास कर रहे हो। कर्नल रिचर्डसन ने चीखते हुए कहा, नो चीफ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो नकली कॉल होगी। कोई और आदमी जॉन बर्ग की आवाज में बात कर रहा होगा, क्योंकि जॉन बर्ग और जैकी हॉटलिंक कॉशंस डेट हो चुके हैं। उस नौजवान ने कहा, कॉशंस डेट हो चुके हैं? कब? कैसे? क्यों? ये कैसे मुमकिन है? कैसे? कर्नल रिचर्डसन ने और ज्यादा बौखलाए हुए लहजे में कहा, आपको मालूम तो है चीफ कि हम सबके जिस्मों में हार्ट लिंक कॉशंस मौजूद है और जब हम में से कोई हलाक होता है तो ये कॉशंस काम करना छोड़ देता है और मशीन पर सुई डेथ पॉइंट के निशान पर पहुंच जाती है और ये मशीनें मेरे कैब में मौजूद है। मैं उनको वक्तन फौक्तन इसलिए चेक करता रहता हूँ कि मशीनें इन ऑर्डर रहें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये मशीनें चेक की तो जॉन बर्ग और जैकी की मशीनों की सुइयां डेथ पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। आइए मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्रास्की ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कर्नल रिचर्डसन उसके पीछे बाहर निकला। उसके जहन में क्रास्की की बात सुनकर धमाके से हो रहे थे। उसे हकीकतन ये समझ न आ रही थी कि ये सब क्या है और कैसे हो गया है। फिर वो एक दरख्त के पास पहुंच गए जिसके साथ रस्सी की बनी हुई सीढ़ी लटक रही थी। क्रास्की और उसके पीछे कर्नल रिचर्डसन तेजी से सीढ़ी चढ़कर घने दरख्त के अंदर बने हुए कैबिन में दाखिल हुए तो वहां वाकई मशीनरी मौजूद थी और फिर कर्नल रिचर्डसन एक झटके से रुक गया, क्योंकि 2 मशीनों जिन पर जली हरूफ में जॉन बर्ग और जैकी दर्ज था की सुइयां डेथ के निशान पर पहुंची हुई थी, जबकि बाकी मशीनों पर क्रास्की और दूसरे बेशुमार अफराद के हरूफ की सुइयां ओके के निशान पर मौजूद थी। वेरी बैड, रियली वेरी बैड। इसका मतलब है कि जॉन बर्ग और जैकी दोनों उनके हाथों मारे गए और उनमें से किसी ने जॉन बर्ग की आवाज और लहजे में मुझे कॉल किया है और मैं पहचान ही नहीं सका। रियली वेरी वेरी बैड। अब क्या होगा? कर्नल रिचर्डसन ने खुद कलामी के अंदाज में ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, चीफ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उस नकली जॉन बर्ग को क्या हुक्म दिया है? क्रास्की ने कहा तो कर्नल रिचर्डसन इस तरह उछल पड़ा जैसे उसका मुंजमद जहन फिर काम करने लग गया हो। ओ हाँ, अब भी उन्हें हलाक किया जा सकता है। सुनो, तुम फुलसन को भी अहकामात दे दो कि वो उस रास्ते की निगरानी करे जहां से ये लोग आ सकते हैं और उसे कहो कि वो मिसाइल गन को कंप्यूटर के साथ लिंक कर दे। फिर जैसे ही वो जीप या कार टारगेट पर आए उसे फायर करके हिट कर दिया जाए। और तुमने हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर कवर करना है और मैंने जॉन बर्ग से कहा था कि वो सीधा मेरे ऑफिस में आ जाए, इसलिए अगर वो फुलसन के हमले से बच भी गया तो वो सीधा वहीं आएगा और तुम यहाँ से आसानी से उसे हिट कर सकते हो। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, लेकिन चीफ, अगर फुलसन ने पहले उन पर हमला कर दिया तो फिर वो लाजमन ये समझ जाएंगे कि हमें हालात का इल्म हो गया है, इसलिए वो लामहल्ला हेडक्वार्टर में आने की बजाय दूर से मिसाइल गनों से हेडक्वार्टर पर हमला कर सकते हैं।
इसलिए या तो पहले उन पर हमला किया जाए या फिर उस वक्त जब वो हेडक्वार्टर में दाखिल हो। क्रास्की ने कहा,